नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। पिछला टॉपिक हम लोग देखे थे इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। उसमें क्या था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा रहा था और मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा था। नहीं, अगर यहाँ पर स्थिति ऐसा हो कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ हो, तो ये जब इससे टकराएगा तो ऐसे तिरछा नहीं है, मान लीजिए सीधा जा रहा है, तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पोर्शन इससे टकराएगा तो ये वाला पोर्शन इधर जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर भागेगा। नहीं, या फिर दूसरा स्थिति क्या हो सकता है कि ये ऊपर हो और दूसरा नीचे हो, ये आगे बढ़ेगा ऐसे टकराएगा तो नीचे वाला पोर्शन इसका यहाँ पर टकराएगा तो ये वाला पोर्शन नीचे भागेगा और ये वाला पोर्शन ऊपर भागेगा। तो हमारा मोशन 2 डायमेंशन में हो जाएगा। 2 डायमेंशन कहने का मतलब या तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या फिर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, या फिर जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो 2 डायमेंशन में अगर हमारा मोशन होगा तो इस कंडीशन को हमको थोड़ा सा समझना है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है। पहला ऑब्जेक्ट हमारा u1 वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा u2 वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक, तो इसको जो है ये फिगर जो बनाया है थोड़ा सामने सामने बना दिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा, आप यहाँ पर करके बनाइएगा, थोड़ा सा नीचे करके बनाइएगा, ठीक ना। तभी ये m1 m2 से टकराएगा और टकराने के बाद m2 हमारा नीचे आएगा और m1 हमारा ऊपर जाएगा। तो देखिए यहाँ हमारा टक्कर जो है m1 थोड़ा सा ऊपर और m2 थोड़ा सा नीचे है, तो टक्कर के बाद जो कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद m2 हमारा इस रास्ते से नीचे जा रहा है और जबकि m1 हमारा इस रास्ते से कुछ इधर जा रहा है। ठीक, अब इस कंडीशन में मान लेते हैं कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। नॉर्मल सी बात है, हमेशा होता है ऐसा। तो अब हमको ये पता करना है कि ये इधर जो जा रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा x एक्सिस में और इसका कंपोनेंट y एक्सिस में कितना होगा, और ये जो इधर आ रहा है इसका कंपोनेंट x एक्सिस में कितना होगा और इसका कंपोनेंट y एक्सिस में कितना होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ से ये जो इधर जा रहा है एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, जो भी है। इस एंगल को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये एंगल थीटा है। और इधर ये नीचे जो आ रहा है ये भी कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा फाई है। आप एंगल कुछ और भी कंसिडर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ जो कोलिजन से पहले अगर इसका मोमेंटम का बात किया जाए तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी m1 इंटू u1, इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी m2 इंटू u2। अब कोलिजन के बाद इसका मास हमारा m1 है, मास हमारा m1 है तो m1 ही रहेगा, मास कभी चेंज नहीं होगा। इसका वेलोसिटी चेंज होके हो गया है v1, तो कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 और इसका मोमेंटम हो जाएगा, मास है m2 और मोमेंटम है वेलोसिटी है v2। वेलोसिटी इसका चेंज होकर कुछ v2 हो गया है, तो m2 इंटू v2 और यहाँ पर m1 इंटू v1। तो हम लोग जानते हैं पहले से कि इलास्टिक कोलिजन, ये भी हमारा कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन का ही हिस्सा है। इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में, तो इलास्टिक कोलिजन में आप जानते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम हमारा रहेगा कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम है उसके सम के बराबर होगा। नहीं, तो अब जो है कोलिजन के बाद का जो हमारा मोमेंटम है इसका कंपोनेंट हम एक्स एक्सिस में देखेंगे, मोमेंटम का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में भी होगा और मोमेंटम का कंपोनेंट वाई एक्सिस में भी होगा। यहाँ जो मोमेंटम है m2 v2, इसका कंपोनेंट भी एक्स एक्सिस में होगा और इसका कंपोनेंट भी वाई एक्सिस में होगा। नॉर्मल सी बात है, आप कंपोनेंट निकालना पहले से जान रहे हैं वेक्टर में कि मान लीजिए इधर हमारा एक फोर्स F लग रहा है, इधर एंगल कुछ थीटा बना हुआ है, तो इसका कंपोनेंट निकालना बड़ा डिटेल में सीखे थे। जो लोग नहीं जान रहे हैं कोई बात नहीं है, फिर से एक बार समझिए क्या करना है हमको। ये जिधर एंगल हमारा जिधर हमारा एंगल रहेगा उधर हम लोग कॉस अटैच करेंगे, तो F का जो कंपोनेंट है इधर हो जाएगा F कॉस थीटा, और जिधर एंगल नहीं जुड़ा हुआ है इधर हो जाएगा F साइन थीटा। इधर का कंपोनेंट हो जाएगा F साइन थीटा और इधर का कंपोनेंट हो जाएगा F कॉस थीटा। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम लोग इसको आगे यूज करेंगे। फिर मान लीजिए m2 v2 है, तो m2 v2 का कंपोनेंट इधर अगर देखें तो क्या हो जाएगा m2 v2 कॉस फाई, क्योंकि यहाँ पर एंगल हमारा कितना है फाई और जिधर फाई लगा हुआ उधर क्या लगता है कॉस। नहीं, तो इधर इसका m2 v2 का कंपोनेंट इधर हो जाएगा m2 v2 कॉस फाई और इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा m2 v2 साइन फाई। जिधर हमारा एंगल लगा होता है उधर कॉस और जिधर नहीं लगा होता है उधर साइन।
फिर इधर m1v1 है, m1v1 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में हो जाएगा m1v1 cos थीटा, क्योंकि एंगल इधर है थीटा, नीचे फाई था तो फाई लिए थे, m1v1 cos थीटा, और इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस में हो जाएगा m1v1 sin थीटा। नहीं, अब सबसे पहले आप जानते हैं हर डेरिवेशन में जो यहाँ पर फिगर में जो सिचुएशन रहता है, जो यहाँ पर दिखा रहे होते हैं हम लोग, उसको अपने लैंग्वेज में हमको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या सिचुएशन है, इसको हमको पहले एक्सप्लेन करना होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखते हैं। कंसीडर टू इलास्टिक बॉडीज हैविंग मासेज m1 एंड m2। मान लीजिए कि हमारे पास दो इलास्टिक बॉडी है जिसमें एक का मास m1 है और दूसरा का मास m2 है। मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 वेयर u1 इज ग्रेटर देन u2। जो मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से और u2 वेलोसिटी से, मतलब जिसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है और u2 है, जहाँ पर u1 क्या है, बड़ा है u2 से, तभी तो u1 जाके u2 से यहाँ पर टकरा रहा है, m1 m2 से टकरा रहा है। नहीं, आफ्टर कोलिजन m1 मूव्स विथ वेलोसिटी v1 एट एन एंगल थीटा। अब कोलिजन के बाद जो है m1 मूव करता है कितना वेलोसिटी से, m1 मूव करता है v वेलोसिटी से, सॉरी v1 वेलोसिटी से। आफ्टर कोलिजन m1 मूव्स विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विथ x एक्सिस। अब कोलिजन के बाद जो है हमारा m1 मूव करता है x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, कितना वेलोसिटी से, तो v1 वेलोसिटी से। नहीं, वाइल m2 मूव्स विथ वेलोसिटी v2, जबकि m2 जो है v2 वेलोसिटी से मूव करता है कितना एंगल बनाते हुए, फाई एंगल बनाते हुए। कितना एंगल बनाते हुए मूव करता है, फाई एंगल बनाते हुए, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, क्लियर है बात। फिर से हम स्थिति को समझाते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, दूसरा का मास m2 है। m1 शुरुआत में इनिशियली u1 वेलोसिटी से मूव करता है, m2 u2 वेलोसिटी से मूव करता है। जहाँ पर u1 वेलोसिटी ज़्यादा है, u2 का वेलोसिटी कम है, इसके कारण दोनों टकराएगा। टकराने के बाद मान लेते हैं कि m1 हमारा v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m2 हमारा v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यही बात हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में देखे थे। अब फॉर इलास्टिक कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन के कारण हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े हैं कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो हमारा जो पहला कंडीशन है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, हाफ mv² फॉर्मूला है, तो हाफ 1/2 मास है m1 और वेलोसिटी है u1 का स्क्वायर। नहीं, फिर प्लस जो हमारा सेकेंड है हाफ m2 u2 का स्क्वायर। हाफ मास है हमारा m2 और वेलोसिटी है हमारा u2, तो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, जो बराबर होगा किसके, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। मतलब जो हाफ mv² फॉर्मूला होता है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है तो u1 का स्क्वायर, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 था तो u2 का स्क्वायर, इसका इनिशियल वेलोसिटी v1 था तो v1 का स्क्वायर, इसका इनिशियल वेलोसिटी v2 था तो v2 का स्क्वायर। नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे जैसे सेम पिछला कंडीशन जैसा ही चल रहा है, 1/2 सब में कॉमन है तो 1/2 को कटा दीजिए, तो फाइनली बचेगा क्या हमारा, m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। नहीं, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिए हैं। उम्मीद है कोई डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हम लोग कर ली। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा मोमेंटम कंजर्व है। आप जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व होता है, तो इसका मोमेंटम है m1 u1, इसका मोमेंटम है m2 u2। और एक्स एक्सिस में अगर आप मोमेंटम की बात करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में हम लोग मोमेंटम देखते हैं। नहीं, तो पहले अभी हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में इसका मोमेंटम है m1 u1 और इसका मोमेंटम है m2 u2। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा किसके, इधर एक्स एक्सिस में इसके मोमेंटम का कंपोनेंट का वैल्यू है m1 v1 cos थीटा, और इसका मोमेंटम का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में है m2 v2 cos थीटा। मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस का हिस्सा रहेगा। वाई एक्सिस में अगर देखिएगा तो वाई एक्सिस में शुरू का कुछ कंपोनेंट है क्या, नहीं, शुरू में वेलोसिटी किधर है, एक्स एक्सिस में। तो शुरू में वाई एक्सिस में जो हमारा मोमेंटम का वैल्यू है वो क्या है, 0। जबकि बाद में कोलिजन के बाद वाई एक्सिस का मोमेंटम देखिएगा तो वाई एक्सिस से मोमेंटम है m1 v1 sin थीटा और कितना है m2 v2 sin थीटा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एगो ऊपर है एगो नीचे, एगो को प्लस लेंगे तो दूसरा माइनस हो जाएगा।
वाई एक्सिस में ऊपर वाले को हम लोग प्लस कंसीडर करते हैं और नीचे वाले को हम लोग माइनस कंसीडर करते हैं। इन सारी बातों को जो भी हम समझाए हैं इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में, तो हम लोग उस चीज़ को लिखते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले का जो टोटल मोमेंटम था वो बराबर होगा कोलिजन के बाद के टोटल मोमेंटम के। तो इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए देखते हैं। तो एक्स एक्सिस में m1u1 प्लस m2u2 कोलिजन से पहले का मोमेंटम, और कोलिजन के बाद का मोमेंटम एक्स एक्सिस में कितना था, m1v1 cos थीटा था और m2v2 cos फाई था, नहीं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। यह है हमारा इक्वेशन 2। अब y एक्सिस में अगर आप देखें तो y एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम 0 है। क्यों 0 है? मास, तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो मास का वेलोसिटी m1 और m2 है, लेकिन y एक्सिस में कुछ वेलोसिटी ही नहीं है। y एक्सिस में ऑब्जेक्ट जा रहा है, नहीं जा रहा है। y एक्सिस में शुरू में नहीं जा रहा है, तो शुरू में वेलोसिटी y एक्सिस में कितना है, दोनों का 0। शुरू में जा किधर रहा है, इधर जा रहा है, x एक्सिस में ही जा रहा है। अब टक्कर के बाद इधर जा रहा है तो थोड़ा सा इसका कंपोनेंट y एक्सिस में भी जा रहा है, और इधर आ रहा है तो इसका भी कंपोनेंट थोड़ा सा y एक्सिस में आ रहा है, ऊपर वाले का भी कंपोनेंट y एक्सिस में जा रहा है। लेकिन कोलिजन से पहले y एक्सिस में नहीं जा रहा होता, y एक्सिस का वेलोसिटी होता है 0। तो मास इंटू वेलोसिटी y एक्सिस में दोनों का हो जाएगा 0। अच्छा, अब y एक्सिस में मास इंटू वेलोसिटी कितना था, इसका कंपोनेंट कितना था m1v1 का, m1v1 साइन थीटा था ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ था m2v2 साइन फाई। चूँकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो y एक्सिस में नीचे वाले को हम लोग माइनस कंसीडर करते हैं, इसलिए m2v2 का पहले हम लोग माइनस ले लिए हैं, नहीं। अब इधर 0 है, अब इधर माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इधर आने के बाद ये जो पोर्शन है हमारा m2v2 साइन फाई प्लस में हो गया है, और इधर बचा है m1v1 साइन थीटा। इसको हम लोग कंसीडर कर लिए हैं यूनिट 3, ठीक। सिंस वी हैव 4 वेरिएबल्स, चूँकि हमारे पास 4 वेरिएबल है। क्या क्या 4 वेरिएबल है? एक, हमको थीटा का वैल्यू पता करना है, कितना एंगल पर जा रहा है आपको पता थोड़ी ही है। फिर दूसरा एंगल आपको पता करना है फाई एंगल भी आपको नहीं पता है। फिर क्या आपको पता करना है, एक वेलोसिटी v1 पता करना है और दूसरा वेलोसिटी आपको v2 पता करना है। 1 2 3 4 चीज़ आपको पता करना है, नहीं। और इक्वेशन आपका कितना मिला है, 3 इक्वेशन। एक इक्वेशन वाई एक्सिस में मोमेंटम का मिला है इतना, और एक्स एक्सिस में मोमेंटम का मिला है इतना, और इससे पिछले पेज में हम लोग एक इक्वेशन फाइंड किए थे, किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो आपके पास समीकरण है 3, इक्वेशन है 3, लेकिन आपके पास वेरिएबल कितने हैं, 4। कौन कौन वेरिएबल है, थीटा है, फाई है, v1 है, v2 है, 4 वेरिएबल है, नहीं। तो 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल आप कभी नहीं फाइंड कर सकते हैं। जितना इक्वेशन उतना वेरिएबल। मतलब मान लीजिए कि इस तरह का इक्वेशन आप सॉल्व किए होंगे, 3x + 4y = 5 है। मान लीजिए इक्वेशन है, अगर इसमें कोई बोले सीधे आपको कि x और y का वैल्यू निकालिए, तो आप निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। इसमें 2 वेरिएबल है, एक x है और दूसरा y है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 2 समीकरण चाहिए ही चाहिए। अब अगर कोई लिख दे कि एक इक्वेशन हमारा 4x है और दूसरा -2y है = 7 है। अब आप दोनों इक्वेशन की सहायता से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन। अगर 3 वेरिएबल रहे, मान लीजिए इसमें +4z अगर कर दे, नहीं, और मान लीजिए इधर -2z कर दे, इस तरह से बीच में प्लस माइनस कुछ भी दे दीजिए। अगर अब 3 वेरिएबल है x y z और 2 इक्वेशन है, तो इसमें भी x y z का वैल्यू नहीं निकल सकता है। इसके लिए हमको एक और इक्वेशन x y z का लिखना पड़ेगा, तभी निकल पाएगा। मतलब जितना वेरिएबल हमको फाइंड करना है, कम से कम उतना इक्वेशन रहना चाहिए, तभी हम लोग फाइंड कर पाएंगे, नहीं। तो इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, जो 2 एंगल है, एक एंगल जो हमारा इधर जा रहा है, एक एंगल जो हमारा इधर जा रहा है, तो जो हमारा थीटा है या फाई है, दोनों में से किसी एक एंगल को हमको प्रैक्टिकली फाइंड कर लेना चाहिए। दोनों में से किसी एक एंगल को हमको प्रैक्टिकली निकाल लेना चाहिए, तभी संभव है। बाकी 3 वेरिएबल को निकालना, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। सिंस वी हैव 4 वेरिएबल, चूँकि हमारे पास 4 वेरिएबल है, बट वी हैव ओनली 3 इक्वेशंस, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 इक्वेशन है। सो वी मेजर 1 वेरिएबल प्रैक्टिकली, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, एक वेरिएबल थीटा या फाई का मान हमको प्रैक्टिकली निकाल लेना चाहिए, तभी बाकी v1 और v2 का वैल्यू, और जो एक थीटा का आप नहीं निकाले हैं, चाहे फाई का जो वैल्यू नहीं निकाले हैं, उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यह था हमारा थ्योरी नंबर 2 कोलिजन से रिलेटेड, जिसमें हम लोग पढ़े हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन।
अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इन इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड। तो चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पेज में, जो हम लोग कल ऑनलाइन क्लास में पढ़े थे, मॉर्निंग वाले बैच में 7 बजे वाले बैच में ऑनलाइन क्लास में पढ़े थे, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है इन इलास्टिक कोलिजन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इन इलास्टिक कोलिजन तो है ही, इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम लोग पिछले सेशन में देखे थे। इन इलास्टिक कोलिजन किसको बोलेंगे? जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएगा और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी में कुछ नुकसान हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की कुछ दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ पर मान लीजिए कि दो का टक्कर हुआ, यहाँ पर बहुत आवाज़ आ रहा है, साउंड एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए फ्रिक्शन के कारण कुछ चिनगारी निकल गया, तो हमारा लाइट एनर्जी में कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, तो ये था हमारा इन इलास्टिक कोलिजन। और एक नया टर्म आपको देखना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इन दोनों टॉपिक को आपको बारी बारी से देखना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी देखेंगे, इसी के अंदर ही है, और इन इलास्टिक कोलिजन को भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास m1 एंड m2। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, दूसरा का मास m2 है। आर मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। जो मूव कर रहा है शुरुआती वेलोसिटी u1 और u2 से। आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन का मान लीजिए यहाँ पर कोलिजन हो रहा है, और कैसा कोलिजन हो रहा है? इन इलास्टिक, मतलब इस कोलिजन में साउंड भी निकल सकता है, हीट भी निकल सकता है, लाइट भी निकल सकता है। नहीं, आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन इट्स वेलोसिटी बिकम्स v1 एंड v2। और इन इलास्टिक कोलिजन के बाद मान लेते हैं पहला वाला का वेलोसिटी कुछ v1 हो गया, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए वो नीचे बना दिए हैं, और बाद वाला का m2 का वेलोसिटी हो गया है कुछ v2। इसको आप चाहे तो एक लाइन में भी बना सकते हैं अगर आपके पास स्पेस हो तो। अब यहाँ पर दो नया शब्द आपको देखने को मिलेगा, दो नया टर्म देखने को मिलेगा। एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और दूसरा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दोनों क्या है इस बात को समझिए। मान लीजिए कि इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो था तभी इसके पास पहुंचा है, तो इसका वेलोसिटी माइनस इसका वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब u1 माइनस u2, u1 बड़ा है u2 छोटा है, इसलिए u1 माइनस u2 जो है इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेटेड या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, हम सेपरेशन लिखवाए थे, सेपरेटेड लिख दिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या सेपरेटेड जो आप लिखना चाहें। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? बाद वाला का वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा और पहले वाला का वेलोसिटी कम हो जाएगा। पिछले सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल की सहायता से भी इसको सॉल्व करके देखे थे। तो आप जानते हैं कि टक्कर के बाद वाला का वेलोसिटी बढ़ जाता है और पहले वाला का वेलोसिटी घट जाता है। तो ज़्यादा वेलोसिटी माइनस कम वेलोसिटी, मतलब v2 माइनस v1 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद वाले पेज में, इसके बाद की स्थिति को समझते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो इन इलास्टिक कोलिजन में, जब इन इलास्टिक कोलिजन को हम पिछले सेशन में समझा रहे थे उस समय बताए थे कि इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। कोलिजन से पहले का जो टोटल मोमेंटम है कोलिजन के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर होगा, लेकिन जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होगा। अब इस दोनों बात को हम लोग इक्वेशन की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर आप पहले लिख देंगे इन, गलती से इन छोड़ दिए, इन इलास्टिक कोलिजन, यहाँ पर इन इलास्टिक लिखा हुआ है ना, इन साथ है इलास्टिक के। तो इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इन इलास्टिक कोलिजन में आप जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। तो मोमेंटम हमारा शुरू का देखें तो m1 u1 और प्लस m2 u2 रहेगा। बाद का मोमेंटम देखिएगा कोलिजन के बाद तो m1 v1 और प्लस m2 v2 रहेगा। मतलब मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड है। अब हम m2 वाले को एक तरफ और m1 वाले को एक तरफ रखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इधर से जो हमारा m2 वाला है उसको इधर ले आइए, और इधर से जो हमारा m1 वाला है ऊपर इक्वेशन में, यहाँ से जो हमारा m2 वाला है उसको आप इधर ले आइए, और इधर से जो m1 वाला है इसको आप इधर ले आइए। नहीं, नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है। तो m2 u2 इधर हमारा 10 का 10 रह जाएगा, और m2 v2 इधर है, इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस m2 v2। इधर हमारा m1 v1 है प्लस में, और इधर जो हमारा u1 वाला पोर्शन है m1 u1 इधर लाएंगे तो m1 u1
माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर m1 है, ठीक है। तो खुद से भी थोड़ा सा आप देखेंगे, इसे बेसिक कैलकुलेशन है ना। अब यहाँ पर आप चाहे तो m2 को कॉमन ले सकते हैं, m2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा u2 माइनस v2, और यहाँ पर m1 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा v1 माइनस u1। इसको हम लोग मान लिए हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन 1 है। कहाँ से आया है कि इन इलास्टिक कोलिजन में हमारा मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, ठीक। अब हम जानते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, थोड़ा सा घट जाता है। पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा, लेकिन बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा। काहे कम जाएगा, क्योंकि हमारा काइनेटिक एनर्जी में कुछ एनर्जी हमारा लॉस हो जाएगा, कुछ एनर्जी का नुकसान हो जाएगा। किसके रूप में, हीट एनर्जी के रूप में, लाइट एनर्जी के रूप में, साउंड एनर्जी के रूप में, वगैरह वगैरह ETC एनर्जी के रूप में हमारा बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा, नहीं। तो देखते हैं हम लोग, सिंस काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन आफ्टर कोलिजन। चूंकि काइनेटिक एनर्जी जो हमारा बिफोर कोलिजन है वो क्या होता है, बड़ा होता है, किसकी कंपैरिजन में, आफ्टर कोलिजन के कंपैरिजन में। तो वही बात हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कोलिजन से पहले जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ m1 और इनिशियल वेलोसिटी है u1, तो u1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट का क्या स्थिति है, हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ये शुरू वाला ज़्यादा होगा और बाद में जो है हाफ m1 v1 स्क्वायर और प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, कम। नहीं, आप चाहे तो इसको इधर लिख के, इसको इधर लिख के आप यहाँ पर लेस देन का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको इधर लिखे हैं तो ग्रेटर देन का यूज़ कीजिए। हमारा पहले वाला बड़ा है, बाद वाला क्या है, कम है, ये कम रहेगा, बाद वाला पहले वाला क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब इस कंडीशन में फिर से आप देख रहे हैं 1/2 सब में है, 1/2 को कटा दीजिए, हटा दीजिए, तो बचेगा क्या, बचेगा m2 u2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप u2 वाले को एक तरफ, मतलब m2 वाले को एक तरफ और m1 वाले को एक तरफ कर सकते हैं। तो m2 वाले को हम लोग इधर रखते हैं, m2 u2 का स्क्वायर, और इधर m2 v2 स्क्वायर को इधर से इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस m2 v2 का स्क्वायर। ये इज़ ग्रेटर देन, इधर है m1 v1 का स्क्वायर, और u1 वाले को इधर हम लोग ले आते हैं तो इधर हो जाएगा माइनस m1 u1 का स्क्वायर। बेसिक बात है, इसको हम लोग मान लिए हैं इक्वेशन 2। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, जैसा आप पिछले सेशन में देखे थे। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से। अब इक्वेशन 2 में आप यहाँ पर देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं। तो a है हमारा u2 और b है हमारा v2, तो u2 प्लस v2 इंटू u2 माइनस v2 नॉर्मल। अब यहाँ का भी, इसको भी हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं, v1 प्लस u1 इंटू v1 माइनस u1। ये जो काटा हुआ है ये काटा हुआ नहीं है, काटा हुआ ये है। आप थोड़ा सा अपना खुद का भी कॉमन सेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पर नीचे जो है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ऊपर है इक्वेशन सेकेंड। तो अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे तो m2 से m2 कटेगा, u2 माइनस v2 से u2 माइनस v2 कैंसिल होगा, m1 से m1 कैंसिल होगा, और v1 माइनस u1 से v1 माइनस u1 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर u2 प्लस v2, बचेगा यहाँ पर u2 प्लस v2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या बचेगा, v1 प्लस u1, ठीक है। ये नीचे पता नहीं इसको काहे लिख दिए हैं, इसको आप हटा दीजिए, मतलब डिवाइडेड बाई ऐसा नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला ही है। ऊपर वाला क्या है, u1 प्लस u2 इज ग्रेटर देन v1 प्लस u1, ठीक है। तो ये पोर्शन को आप रहने देंगे। अच्छा, नीचे जो है, नीचे क्या है, v2 माइनस v1, ठीक है, v2 माइनस v1। अच्छा, v1 को इधर ले आए और u1 को इधर ले गए, तो यहाँ पर ये बीच में जो डिवीजन का फॉर्म है ये डिवाइड देने का ज़रूरत नहीं है, दोनों अलग अलग बात है। इसी बात को हम नीचे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ये प्लस वाले को बस इधर लाकर माइनस कर दिए, v1 को इधर ले आए हैं और u2 को हम लोग इधर ले गए, नहीं, बीच में काटिएगा नहीं। क्या कीजिएगा, जो बीच वाला जो बट्टा वाला जो पोर्शन है डिवाइडेड टाइप का जो लग रहा है इसको काट देना है, ये नहीं है, इसके नीचे ये लाइन है, ठीक। अब यहाँ से आगे हमको समझना है कि यहाँ पे हमको क्या पता चलता है, यहाँ पे हमको पता चलता है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है v2 माइनस v1 इज ग्रेटर देन u1 माइनस u2, ठीक है। अब कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नाम का जो टॉपिक था, उस कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हमको देखना है।
नॉर्मल है, बेसिक एक डिफिनीसन है, उसको याद रखना है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दो चीज़ों का रेशियो होता है, दो चीज़ों का अनुपात होता है। किसका किसका? जो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट, अब इसको डिफिनीशन को हम लोग पढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो क्या है? रेशियो है दो चीज़ों का। किसका किसका? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पिछले पेज में आप देखे थे क्या है? v2 माइनस v1, यहाँ पर u1 नहीं v2 माइनस v1 है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है u1 माइनस u2। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है जिसको हम e से डिनोट करते हैं वो बराबर है किसके? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 के। यही हमारा नॉर्मल डिफिनीशन और फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू हमको देखना है तीन कंडीशन के लिए। पहला इलास्टिक के लिए, दूसरा इन इलास्टिक के लिए, और तीसरा परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए। तो पहले हम लोग देख रहे हैं फॉर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू रहेगा 1। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, इसलिए जितना हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रहेगा उतना ही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी रहेगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 बटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2 का जो रेशियो रहेगा इसका वैल्यू 1 के बराबर रहेगा। तो अगर 1 है तो इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? u1 माइनस u2 बराबर है v2 माइनस v1। नॉर्मल सी बात। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब ई का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई का वैल्यू 1 रहेगा। किसके लिए? इलास्टिक कोलिजन के लिए। इलास्टिक कोलिजन में इसका और इसका जो रेशियो है इसका वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो हमेशा 1 रहेगा। किसके लिए? इलास्टिक कोलिजन के लिए। इन इलास्टिक कोलिजन में अलग रहेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, या फिर पहले यहीं पर समझ लिए फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में बाद में देखिए, इन इलास्टिक कोलिजन में पहले काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है दोनों का? पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहता है, बाद में काइनेटिक एनर्जी कम रहता है। कहने का क्या मतलब? जो बाद वाला वेलोसिटी रहेगा इसका वैल्यू थोड़ा सा घटा हुआ रहेगा, जो पहले वाला वेलोसिटी है इसका वैल्यू क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। जब नीचे वाला ज़्यादा हो ऊपर वाला कम हो तो उसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा 1 से कम आएगा। जैसे मान लीजिए कि ऊपर 4 है नीचे 5 है, भाग कीजिएगा तो कितना आएगा? 0.8। जब ऊपर वाला कम हो नीचे वाला ज़्यादा हो तो वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा। नहीं तो उसी को हम लोग केस 2 में देखते हैं। नेक्स्ट पेज चलते हैं, और नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं केस 2 को फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा। 0 से बड़ा क्यों रहेगा? क्योंकि ऊपर छोटा है, मान लीजिए ऊपर 1 भी है, नीचे अगर मान लीजिए कि 15 भी है, एक में भी 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 नहीं होगा, लेकिन वो 1 से हमेशा कम रहेगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, इस ई का वैल्यू क्या रहेगा? हमेशा लेस देन 1 रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। 0 से बड़ा रहेगा लेकिन 1 से छोटा रहेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा क्या है? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 इज लेस देन 1। ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। और फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहने का क्या मतलब हुआ? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कब होता है? जब एक ऑब्जेक्ट में जाकर दूसरा ऑब्जेक्ट चिपक जाता है। मान लीजिए कि आप एगो कार को लेकर इधर जा रहे हैं, इस कार पर मान लीजिए हम एगो मिट्टी का गोला बना के फेंकते हैं, वो जाके क्या होगा? इस पर चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो दोनों क्या होगा? साथे साथे चलेगा? नहीं। तो जब साथे साथे चलेगा तो जो दोनों का वेलोसिटी का डिफरेंस है, फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस, ये डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों साथे साथे चल रहा है, दोनों का वेलोसिटी सेम है। मान लीजिए कि कार चल रहा है अगर 20 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें जो मिट्टी चिपका हुआ है वो भी कितना चलेगा? 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 माइनस 20 घट के कितना हो जाएगा? 0। नहीं तो जो अब 0 में किसी भी चीज़ से इनिशियल वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू भी क्या होगा? 0। तो वही यहाँ बोला जा रहा है फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसका वैल्यू कितना होता है? 0। मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 इक्वल टू क्या है? 0। यहाँ पर इक्वल टू 0 वो नोट करने में छोड़ दिए हैं, आप लोग थोड़ा सा लिख लेंगे। v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 इक्वल टू है 0। तो अब इस कंडीशन में
ये वाला पोर्शन इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म। 0 से मल्टीप्लाई होकर बचेगा क्या, V2 माइनस V1 का वैल्यू 0 के बराबर है। अब इधर माइनस में इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस है, मतलब V2 बराबर है किसके, V1 के। यहाँ पर कहने का क्या मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि हमारा कार जो इधर जा रहा है इसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं V2 है, और जो मान लेते हैं इस पर हम लोग मिट्टी फेंके हैं, मिट्टी जो इस पर चिपक गया है इसका वेलोसिटी V1 है, दोनों बराबर है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, दोनों साथ साथ चल रहा है तो दोनों बराबर नहीं रहेगा, तो V1 बराबर है यहाँ पर V2 के। तो ये था हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक बार कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम याद दिला देते हैं फिर से, ये क्या है, दो चीज़ों का रेशियो है, किसका किसका रेशियो है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2, इस दोनों के रेशियो को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। उम्मीद है आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप दोबारा से वीडियो को एक बार फिर से चलाकर समझ सकते हैं। हम लोग कल मिलते हैं फिर से लाइव क्लास में, मॉर्निंग 7 बजे और शाम में 5 बजे, दोनों बैच में सेम टॉपिक पढ़ाई होगा और टीचमेंट पर। तो हम लोग मिलते हैं कल वाले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।